Hello, it's me. Long time no see. This is episode 130 of the Jincast series. ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं एंड बैक गेटिंग डाउन टू बिजनेस क्योंकि दैट्स व्हाट दिस चैनल इज ऑल अबाउट. आपने दूसरी सीरीज मेरी देखी होगी, कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज़. उसके बारे में ज़रूर बताइएगा कैसी चल रही है. होपफुली उस पर हम मज़ीद कुछ काम करेंगे और कर ही रहेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि एपिसोड्स आ ही रही हैं. एनी हाउ, जिन कास्ट इज़ अबाउट योर स्टोरीज. तो पहली स्टोरी जो आ रही है वो डॉक्टर उमर साहब की तरफ से आ रही है, हमारे फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आपको अभी पता चल जाएगा. ये बताते हैं कि पीसीएचएस के इलाके में इनकी फैमिली रहती है. काफ़ी अरसे उस ज़माने में रहती थी जिस ज़माने में इनके दादा हयात थे. और मेरे ख्याल है अब ये खैर इसमें मेंशन नहीं है हयात है अभी कि नहीं, तो अगर ऐसी बात है तो सॉरी. बहरहाल अर्ली 60s की बात है और ये कहते हैं कि सर्दियाँ थी, दिसंबर का महीना था और इनके जो दादा थे वो नमाज़ पढ़ने मस्जिद गए हुए थे रात को. वापसी में उनको किसी दोस्त के घर जो मस्जिद के करीब था वहाँ चले गए. अब कहते हैं जनाब वापसी वहाँ आते आते वहाँ अपने दोस्त के यहाँ से इनको बड़ी देर हो गई थी रात में. और गालिबन 12-1 बजे का टाइम या 1 बजे के करीब का टाइम था. अब ये वापस आ रहे थे, सड़कें सुनसान और सब सन्नाटा चल रहा था. तो इन्होंने नोटिस किया कि एक थोड़ा सा कचरा टाइप जगह जहाँ पे लोग फेंकते हैं वहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा बकरी का बच्चा था जो कि बकौल इनके बड़ा क्यूट सा था, ग्रे कलर का. और इनके दादा ने सोचा मतलब इस टाइम पे यहाँ पड़ा हुआ है तो जो भी है बस ये तो नहीं, मतलब कोई पूछने आने वाला है इसको. तो उन्होंने उठा लिया क्योंकि इनके घर में मतलब इनके जो बेटे थे यानी लिखने वाले के वालिद और बाकी पप्पू वगैरह, तो वो बहुत छोटे थे और यही सोचा कि भाई बच्चे खुश होंगे, खेलेंगे कूदेंगे वटेवर. तो क्योंकि वो इतना छोटा जानवर था इन्होंने आराम से उठा लिया था गोद में और चलते बने. अब कहते हैं थोड़ी देर चलने के बाद इनको एहसास होने लगा कि या तो वो ग्रिप से मतलब छूट रहा है वो, या वो भारी होता जा रहा है जिसकी वजह से वो जिस तरह उठाया हुआ था वहाँ से उठा नहीं पा रहे. उसके बाद जब इस कंडीशन में ज़्यादा होने लगा और कुछ पैर में इनके लगने लगा तो इन्होंने नीचे देखा तो वो जानवर जो था वो और मतलब बड़ा हो गया था और बड़ा होता जा रहा था और उसकी टांगें बाकायदा जो हवा में थी अब वो इनके पैर से टकरानी थी रोड में. ये उसको देख के दंग रह गए और जैसे उस चंद सेकंड्स में जब ये नोटिस वो कर रहे थे तो उस जानवर ने, उस बकरी ने, एक लड़की की आवाज़ ने हंसना शुरू कर दिया जिस पे दादा ने उसको उसी वक्त फेंका और अपने घर की तरफ जाने लगे. अब ये कहते हैं जब उसको ज़मीन पे फेंका तो उसकी आवाज़ एक लड़की से, एक आदमी से और एक बड़ी हैवी आवाज़ आने लगी. और ये इस पॉइंट ऑन जब ये घर पहुँचे लेट नाइट्स इन्होंने निकलना छोड़ दिया. तो थैंक यू डॉक्टर उमर साहब फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी. अब आगे बात करते हैं सादत साहब की. ये सखर के एक वाक़े को बता रहे हैं. उस ज़माने में वसेपुर में रहते थे और 15 साल पहले का ये मेरा ख्याल है, हाँ 15 साल पहले की ये बात कर रहे हैं कि इनकी जो फुप्पो की बेटी या इनकी कज़न और इनकी वालदा की कज़न जो इनके वालदा के मामू की बेटी, ये तकरीबन 19-20 एज ग्रुप की हैं. और ये बारिश हो रही थी और ये दोनों जो थी वो छत पे नहा रही थी, एंजॉय कर रही थी बारिश. और कहते हैं कि उसी दौरान उस मोहल्ले में किसी औरत की, मोहल्लेदार की डेथ हो गई. अब जाहिर सी बात है इनको क्या बारिश हो रही है, सब हो रहा है, इनको तो पता नहीं है. ये अपने काम में लगी हुई और फिर ऊपर से ही इनकी नज़र पड़ी तो इन्होंने देखा कि मोहल्ले में एक जनाजा उठ रहा है और ये सब कुछ हो रहा है. बहरहाल ये होने के बाद इनकी फुप्पो की जो बेटी हैं उनकी वालदा ने उनको आवाज़ दी और नीचे बुला लिया कि भाई कितनी देर बारिश में ना होगी और ये सब कुछ. और इनकी जो वालदा की कज़न है ये थोड़ा देर ऊपर रहीं और जब ये उतरी और फिर रात को जब सोने का टाइम हुआ तो उन्होंने चीखना शुरू कर दिया. जब पूछा कि भाई इतने क्यों डर रही हो, क्या हो गया, तो वो बार बार बोलने लगी कि ये औरत मुझे मार देगी. और औरत औरत का तस्करा किए जा रही, जिसके बाद सब परेशान हो गए कि मतलब ये हो क्या गया, ये सो भी नहीं रही, परेशान है.
अब ये कहते हैं रानीपुर में एक सैयद हैं इनके जानने वाले, उनके यहाँ ये लेके जब गए और जब पूरा बात हुई तो उस सैयद ने जब उन पे दम किया तो एक जिन की हाजिरी हो गई इन खातून पे, जिसने कहा कि वो इन पे मतलब आशिक हो गया और वो इनको छोड़ेगा नहीं। अब बहरहाल वो इलाज वगैरह चलते रहे, लेकिन बकौल इनके के शादी वगैरह में इनकी काफ़ी मसले मसाइल हुए। अभी भी ये कहते हैं कि काफ़ी 15 साल हो गए इस बात को, और अक्सर इन पे जब हाजिरी होती है तो अमीन के जो शौहर हैं वो इनको सेवन लेके जाते हैं, तभी जाके वो नॉर्मल होती हैं। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब अगली स्टोरी जो आ रही है, जिसमें हमारे लिखने वाले अनोनिमस रहना चाहते हैं और ये बताते हैं कि अभी ये 20 साल के हैं और ये उस वक्त की बात है जब ये 19 साल के थे। 2022 में जुलाई का महीना था। अटक से इनका ताल्लुक है, और अटक से एग्जैक्टली नहीं, अटक के पास एक गांव है जो 5 मिनट की बकौल इनके ड्राइव पर है। ये कोई वजह मतलब सिस्टर की तबीयत ख़राब होने की वजह से ये अपनी वालदा को लेके, उस सिस्टर को लेके हॉस्पिटल भागे थे, और बकौल इनके कि काफ़ी देर लग गई। शाम को ये पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने इनकी सिस्टर को चेक करने के लिए काफ़ी टाइम लगा दी और रात हो गई थी। रात में पता चला कि इनकी सिस्टर को एडमिट करना पड़ेगा। कहते हैं ये बात रात की अब 11 बजे हो रही है। ये अब अपने घर गए और अम्मी जाहिर सी बात है इनकी पीछे सिस्टर के साथ हॉस्पिटल में सामान वगैरह रख के लाए, हॉस्पिटल में उनको दिया, अब वापस घर जाने लगे। अब रात के 2 बज चुके हैं। अब ये कहते हैं घर में अकेला पहुंचा। अब इनके घर के साथ में एक और बड़ा हवेली नुमा एक घर है, जो कि बेसिकली एक गेस्ट हाउस है, जो इन्हीं के पास है। ये जो अपनी गाड़ियां हैं ये उसी गेस्ट हाउस में खड़ी करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आप लेफ़्ट साइड से जब एंटर होते हैं तो एक बड़ा ओपन एरिया है, और उसके एतराफ़ में वो एक लंबी सी बिल्डिंग सी बनी हुई है, और वो गेस्ट हाउस ग्राउंड है, और बिल्कुल राइट साइड पे सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर के टेरेस पे जाने की का रास्ता है, और वही जो रास्ता है उस बिल्डिंग के पीछे जाने का। तो ये कहते हैं जनाब कि मैं पहुंचा वहाँ रात को, और वही 2 बज रहे थे, और वहाँ जाके इन्होंने गाड़ी एंटर की। ताल जाहिर सी बात है सब कुछ इनके पास है, लॉक खोले, गाड़ी एंटर की। अब जाके जब वो उस पॉइंट पे पहुंचे जो कि राइट साइड वाली जो जगह जहाँ सीढ़ियाँ हैं, तो वहाँ ये हैरानी से मतलब देखते रह गए जब गाड़ी लेके पहुंचे लाइट्स ऑन, कि एक आदमी खड़ा हुआ है, और उसने क्या है कि मोटी सी शॉल सी ओढ़ी हुई है, जिसमें से उसके लंबे बाल नज़र आ रहे हैं। एक तो मॉनसून का हफ्स चल रहा था, जिसकी वजह से गर्मी शदीद थी, उसमें इतनी कोई चादर लपेटा हुआ आदमी, एक हैरत की बात। लेकिन कहते हैं कि सबसे जो जिससे घबराहट इनको हुई, वो आदमी कम से कम 8 फीट का होगा। अब ये उसको 10 मिनट तक देखते रहे, और वो उन सीढ़ियों पे से जाके पीछे हवेली के पीछे की साइड चला गया और नज़रों से ओझल हो गया। कहते हैं जी 10 मिनट के बाद ये बड़ी मुश्किल से गाड़ी से उतरे, और उतरते ही साथ ही इन्होंने देखा कि इनकी कज़न की गाड़ी ऑलरेडी खड़ी हुई थी, जिसके ऊपर एक बिल्ली बैठी इनको बड़े घूर घूर के देख रही थी। बहरहाल ये भाग भाग के जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ बाहर निकले, हवेली को बाहर से बंद किया दरवाजे को, और घर पहुंच गए अपने। अब ये कहते हैं ये रात तो गुजर गई नॉर्मल। उसके बाद क्या हुआ, अगली रात या उस एक दिन के बाद ये अपने बेड पे लेटे हुए थे। घर वाले ऑब्वियसली घर पे कोई नहीं, ये फ़ोन यूज़ कर रहे थे और बेड पे लेटे हुए थे। उसका बेड का और दीवार में थोड़ा सा गैप था एक साइड पे, और इतना गैप नहीं था कि मतलब कोई बंदा घुस जाए, लेकिन कोई चीज़ हाथ वाथ या इस तरह की चीज़ आप स्लाइड डाउन कर सकते हैं। लाइट्स ऑफ थी, इनके हाथ में मोबाइल था, और ये मोबाइल पे लगे हुए थे अंधेरे में। वे कहते हैं जनाब कि उस साइड में से एक हाथ निकला, और उसने बाकायदा इनके फ़ोन को खींचने की कोशिश की, जिसको इन्होंने रेजिस्ट किया, और फिर वो हाथ फ़ौरन नीचे चला गया। ये उठे, इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला, और इत्तेफाक या उसको वहम समझ के बंद करके ये सो गए। अब ये कहते हैं जनाब कि उसके फिर नेक्स्ट रात क्या हुआ कि ये इसी तरह फ़ोन यूज़ कर रहे थे, और अंधेरे में मतलब फ़ोन की हल्की सी रोशनी थी,
लेटे लेटे इनकी नज़र जब सामने पड़ी सोफे पे, तो वहाँ पे एक शैडो या एक शेप था इंसानी, जो कि बस उसका समझ ले अंधेरे में एक काला धड़ नज़र आ रहा था, जो कि सोफे पे बैठा इनको देख रहा था। अब ये कहते हैं कि जी मैं थोड़ा उसकी तरफ अटेंशन होने लगी कि भाई ये कौन है, तो वो उठ के आके इनके बिल्कुल बेड के पास सराहने आके खड़ा हो गया। ये बेड पे से जब उठ के बैठे और मतलब कि देखने के लिए हो क्या रहा है और बिल्कुल सीधे हुए, तो ये कहते हैं वो थोड़ा सा पीछे हटा और गायब हो गया। ये कहते हैं जनाब इस इंसिडेंट के बाद फिर कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जो भी हुआ ये उस रात से मेरे ख्याल में ताल्लुक था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब चौथी स्टोरी जो आ रही है मुसैब खान साहब की आ रही है फ्रॉम पुणे इंडिया। अब ये कहते हैं जनाब कि 2013 या 14 की बात है, ये 7वीं जमात में थे और समर वेकेशंस के लिए अपनी नानी के घर जाते थे। और अक्सर लोग जाते हैं, 5 से 10 मिनट का मुश्किल से फासला था और ये अक्सर वहाँ छुट्टियों में दोपहर में चले आते थे। वैसे ही एक दिन था, ये इनके छोटे भाई अम्मी वगैरह सब नानी के घर जा रहे थे, 12-1 बजे का टाइम था। ये बैट बॉल साथ ले गए थे कि इनके घर के पास जगह है तो वहाँ खेलेंगे। बहरहाल खाना वाना खा के ये लोग नीचे उतर गए। अब सिलसिला कुछ ऐसे था कि नानी का जो बिल्डिंग है फ्लैट की, उधर से आप नीचे उतरें तो एक तरफ थोड़ा सा वाइड स्पेस था जिसके वॉल के साथ एक वॉशरूम था और मेरे ख्याल है गार्ड्स वगैरह का या किसी तरह का कॉमन यूज़ का, और उसके पास एक कार्ट या जिसको मतलब हाथ से खींचा जाता है वो क्या कहते हैं गाड़ी एक रखी हुई थी, जिस तरह गधा गाड़ी का पीछे का पोर्शन होता है वैसे। अब ये कहते हैं जनाब यहाँ पे इन्होंने एक तरफ खड़े होकर खेलना शुरू कर दिया। इनके जो भाई थे छोटे वो बॉल करा रहे थे, जो कि इनका नाम अफान था। और ये जगह ऐसी थी जहाँ अंधेरा ही मतलब रहता था, और इवन दो ये समर टाइम था और दिन था, लेकिन वो बिल्डिंग की जगह और इस वजह से हमेशा वहाँ अंधेरा ही साथ रहता था। इनके भाई ने मतलब बॉल कराई है, बैटिंग कर रहे हैं और ये खेल खेलते खेलते एकदम से इन्हें एक शॉट मारी और बॉल जाके बिल्कुल वो जो गाड़ी क्या कहते हैं कार्ट सी गाड़ी रखी हुई थी उसकी बिल्कुल टायर के पास जाके रुक गई। अब ये कहते हैं बिल्कुल फ्लैट जगह है और ना उसमें मूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं थी और टायर से लग के वो बॉल रुक भी गई थी उस कार्ट के। तो ये आगे जब बढ़े बॉल लेने के लिए इनके भाई, तो वो बॉल इनकी जैसे आगे बढ़ने लगे तो वो खुद ही मूव होने लगी और मूव होते होते टॉयलेट या वॉशरूम के पास पहुंच गई। दोनों भाई ये हैरत से देख रहे थे क्योंकि वो रुक चुकी थी, हवा भी नहीं चल रही थी, कोई स्लांट नहीं था और एक बिल्कुल रुकी हुई चीज़ जो है वो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं वो बढ़ना शुरू होते होते वहाँ पहुँच गई। बहरहाल ये इनके भाई ने जल्दी से आके बॉल उठाई और वो दोनों भाई यहाँ से भाग गए, क्योंकि ये इतना ऑड किस्म का एंड ऑफ किस्म का सीन था कि इनको मतलब डर लग गया। ये ऊपर चले गए अपनी नानी के घर। अब ये जनाब कहते हैं कि नानी के घर हम पहुंच गए और बैठ गए और ऑब्वियसली बच्चे थे तो बता दिया नानी को। नानी जो इनकी थी वो पास्ट में थोड़ा सा इस प्रॉब्लम से गुजरी थी कि वो पोजेस्ड थी और ऑल दो चीज़ें इफेक्ट्स उसकी उतर गई थी काफ़ी हद तक, लेकिन इनको एक सिक्स सेंस डेवलप हो गई थी कि कोई चीज़ या कोई ऐसी शय जो है करीब आती है या गुजरती है तो उनको फीलिंग आती है। जब इन्होंने ये सारी स्टोरी बताई तो उनकी नानी ने पूछा क्या कौन सी जगह थी, इन्होंने बताया कि वो वॉशरूम के पास वाली जगह थी जहाँ थोड़ा साया रहता है। तो उन्होंने इन दोनों बच्चों को सख्ती से मना किया और जब इन्होंने पूछना शुरू किया कि आखिर वहाँ मसला क्या है, क्यों नहीं हम वहाँ खेल सकते क्योंकि अपार्टमेंट से उतरते ही वो जगह, तो उन्हीं ने कहा कि वहाँ पे कोई ऐसा शख्स रहता है जो कि गंदा है, अजीब उसके बाल हैं और कहने का मकसद ये है कि वो तुम लोगों को नज़र नहीं आता और इनको नज़र आता है, जिसके बाद से इन लोगों ने वहाँ दोबारा कभी खेलने की हिम्मत नहीं की। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। बगली स्टोरी आकिब साहब की है जो बताते हैं कि इनका एक घर
मरी के अंदर भी है। और 2020 की बात है, दिसंबर की। ये कज़न्स को लेके वहाँ बारबेक्यू करने का इरादा हो गया। इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, तो 10 बजे रात को सामान उठाया और सारे लड़के लौंडे लपाड़े वहाँ पहुँच गए। हमें कहते हैं जी पहुँचे, बारबेक्यू किया, खाया पिया वगैरह, थक गए। काफ़ी ज़्यादा लोग लेट भी गए सोने के लिए। ये और इनके एक और कज़न जो तंबाकू नोशी का शौक़ रखते हैं, ये चुपके से निकले बाहर और कहा कि जब सब सो रहे हैं हम जाके चुपके से ज़रा सिगरेट पी के आए। अब ये कहते हैं बाहर निकले, रोड पर सन्नाटा, दरख्त नज़र आ रहे हैं, अजीब है, एक अंधेरा, एक खौफ तारी हो रहा है। लेकिन बहरहाल ये सिगरेट पीनी थी तो थोड़ा सा आगे जाके एक पत्थर पे बैठ गए और सिगरेट पीना शुरू कर दी। कह रहे हैं जैसे ही ये हम कर रहे थे तो इन साहब के उल्टे कान के पास किसी ने हाथ फेरा। अब ये समझे कि इनके जो बराबर में कज़न बैठे हैं वो उनको डराने के लिए ये हरकत कर रहे हैं। अब इन्होंने उसको एड्रेस किया कि मतलब आप पीछे से मतलब हाथ यूँ करके कान को हिला रहे हैं तो ये काम ना करें। जिस पे वो डरने लगा कि भाई ये क्या बात कर रहे हो, और फिर ये इनको हंसी आ गई कि ये मुझे डराने की जगह खुद इतना डर रहा है तो मतलब मेरा वहम होगा, कुछ हुआ होगा। अब ये बात होते होती है ये टॉपिक इग्नोर हुआ और उसके 1 मिनट के बाद कहते हैं लेफ़्ट साइड पे ही जहाँ कोई नहीं बैठा था, यानी कज़न राइट साइड पे थे, कोई सांस लेना शुरू हो गया। अब वो सांस भी ऐसा ले रहा है कि बिल्कुल फूंक रहा है इनके कान में। तो इन्होंने डर के अपने कज़न की तरफ देखना शुरू किया और उसको बोला कि अपनी टॉर्च से देखो कि मेरे पीछे कोई क्या खड़ा हुआ है कि अंधेरे में जो मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसने सब देखा लेकिन वहाँ ऑब्वियसली कोई था ही नहीं। और अब इनको फीलिंग प्रॉपर आ रही थी जैसे कि कोई सांस ले रहा है। इन्होंने बस सिगरेट खींची जल्दी जल्दी और फैसला किया कि बस जल्दी जल्दी हम वापस चलते हैं। ये कहते हैं हम अपनी जगह से उठे और 2 कदम आगे बढ़े तो उसी जगह जहाँ हम बैठे हुए थे वहाँ एक ज़ोर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आई। अब ये कहते हैं जी वो आवाज़ ऐसी दर्दनाक थी जैसे कि वो वाकई तकलीफ़ में हो और बस हमसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, हम तो भागना शुरू हो गए। भागते भागते ये अपने उस घर पे पहुंच गए और उस घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे जो उन्हीं ने बाहर से कुंडी लगा के चुपके से निकले थे क्योंकि अंदर से आए थे। अब वो दरवाज़ा ही ना खुले। इन्होंने गेट पीटना शुरू कर दिया इस चक्कर में कि शायद कोई उठा होगा, उसने अंदर से कुंडी लगा दी। बहरहाल इनके कज़न आए और उसने आके शोर की वजह से आए, उठा, दरवाज़ा खोला और ये जल्दी से अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही उसने जब पूछा कि भाई ये क्या किया है और बाहर बंद क्यों किया, तो उसने बोला दरवाज़ा तो खुला हुआ था, मैं तो आके सिर्फ पुश किया है और दरवाज़ा खुल गया। बहरहाल इस हादसे के बाद तो ये सो नहीं सके और फजर के फ़ौरन बाद रोशनी होते ही वापस घर भाग गए और इसके बाद से इनको अब वहाँ जाने की परमिशन नहीं मिलती। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब इसके आगे जो स्टोरी है वो मिस्टर रीजनेबल कह रही हैं अपने आप को साहब, उनकी है। और ये मई 2014 की बात है और ये बताते हैं कि 20 साल के थे, कॉलेज से पेपर दे के वापस आए थे और ये लाहौर से अपनी नानी के घर मुल्तान गए थे। ये बेसिकली मामू के जो बड़े बेटे हैं उनसे इनकी बड़ी दोस्ती है, उनका नाम शान है और ये उनके साथ टाइम स्पेंड करने वहाँ गए थे। अब ये मुल्तान में एक इंडस्ट्रियल स्टेट है जो कि शहर से बाहर है, वहाँ इनकी नानी का घर है और उसके पीछे एक ग्रेव यार्ड है, कब्रिस्तान है जो कि बेसिकली मसीहियों का है और ये भी उनसे ईसाई ही हैं। और ये कहते हैं कि छत पे मतलब बैठे हम लोग बैठते थे और जब सूरज गुरूब होने के टाइम और इस तरह के टाइम पे बैठते थे और मामला गपशप चलती थी दोनों कज़नों में। अब ये बोलते हैं कि इन्होंने एक दिन शाम मतलब होते हुए, सूरज ढलते हुए इन्होंने नोटिस किया, क्योंकि बिल्कुल पीछे कब्रिस्तान था इनका, तो इन्होंने नोटिस किया कि एक आदमी मतलब एक टिपिकल मौलवी टाइप सेट गेटअप टाइप का आदमी जो कि मुसलमान है, वो ईसाई कब्रिस्तान में कुछ कर रहा है।
इनको हैरत हुई कि मतलब ईसाई कब्रिस्तान में कोई मौलवी टाइप आदमी क्यों आएगा। इन्होंने जब उसको गौर से देखा तो कोई एक कब्र थी, उसके इर्द गिर्द वो बार बार चक्कर काट रहा था। अच्छा, इनको बड़ी हैरत हुई कि मतलब ये क्या हुआ, तो ये पीछे ही क्यों था, ये उतर गए और उतर के उस आदमी की तरफ जाने लगे। अब ये कहते हैं जैसे जैसे उन दाढ़ी वाले साहब के पास ही जा रहे थे तो वो अपने उसने चक्कर और तेज़ करना शुरू कर दिया, तो बड़ी तेज़ी तेज़ी उस कब्र के चक्कर लगा रहा था वो। अब जब ये वहाँ पहुँचे और पूछने लगे कि मतलब भाई मतलब खैरियत है, यहाँ क्या कर रहे हैं आप, तो उस आदमी ने कहा इनको कि तुम मेरा अमल ख़राब कर रहे हो, यहाँ से चले आओ। इन्होंने कुछ और बोला तो उसने इनको बातें वगैरह सुनाना शुरू कर दी, बुरा भला बोलना शुरू कर दिया और काफ़ी बहस शुरू हो गई, जिस पे इनको गुस्सा आया। इन्होंने पुलिस को बुला लिया कि ये आदमी क्या कर रहा है, ये अजीब हरकतें। पुलिस के आते ही उस आदमी ने कबूल मतलब गुस्से में बोल गया कि मैं यहाँ कुछ कर रहा था और मेरा अपने पर्सनल मामला है, जो भी मैं यहाँ पे अपना कर रहा हूँ ज़ाती मामला है, और इस जगह पे मैंने कुछ चीज़ें दबाई हैं, मतलब कुछ जानवरों के ऑर्गन्स वगैरह ज़मीन में मतलब कब्र में गाड़े हैं, और उसके बाद मुझे कुछ करना है, 100 चक्कर लगाने हैं, 53 में लगा चुका हूँ। ये सब सुनने के बाद जो है वो पुलिस वाले भी मतलब अजीब शौक में आ गए, इनको डांटना शुरू कर दिया और इनको मतलब रोक दिया जो भी ये कर रहे थे, और जो दफनाया था वो भी बाहर निकलवा दिया। अब ये कहते हैं जनाब वो आदमी बड़े गुस्से से इनको इनको तरफ देख के बोलता है, तुम सबको मैंने मतलब देख लिया है, मतलब मैंने कैद कर दूंगा अपनी, मैंने देखा हुआ है और तुम्हें कैद कर दूंगा, और इसी तरह की बातें कि बचोगे नहीं वगैरह वगैरह। अब ये कहते हैं उन साहब को पुलिस वाले ले गए और हमारे जहन से ये बात निकल गई। अब कहते हैं जनाब कि ये और इनके कज़न जो थे वो छत पे ही सोते थे, तो एक दिन ऐसे ही सो रहे थे और इस वाक़े के बाद तो ये जो थे मतलब जाग रहे थे, इनके कज़न सो चुके थे और ये मोबाइल पे लगे हुए थे, किसी और दोस्त को कज़न को मैसेज वगैरह कर रहे थे, और क्या कहते हैं करते करते इनकी आंख लग गई। अब कहते हैं तकरीबन रात को 3 बजे इनकी आंख खुली, जिस पे ये बिल्कुल ज़मीन पे सीधे लेटे हुए थे, यानी मुंह आसमान की तरफ था, और इनकी हल्की सी आंख खुली तो इनके सरहाने यानी सर के पीछे कोई आदमी खड़ा था जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और बिल्कुल इनके पीछे सर के ऊपर खड़ा हुआ था। ये अब बिल्कुल ज़रा नींद वाली खुमार वाली हालत में थे, और ये पिक्चर देखते के साथ ही एक झटके से जब उठ के बैठे, मतलब उठे, आंखें दोबारा खोली तो उसने इनके सामने ही 2 कदम पीछे हटा और वो गायब हो गया इनकी आंखों के सामने। ये उठे बैठे, लाइट वाइट मोबाइल से इधर उधर मारी और सब कुछ देखने लगे, लेकिन बहरहाल वहाँ कुछ नहीं। कज़न की तरफ देखा तो वो सो रहे थे बिल्कुल ज़बरदस्त। अब उतनी देर में इनकी नज़र अपने मोबाइल पे पड़ी तो मोबाइल पे इनके जिससे बात कर रहे थे उसके बड़े गुस्से वाले मैसेज आए हुए थे कि तुम रिप्लाई क्यों नहीं करते और ये क्या है वो क्या है, तो ये उस पर लग गया और इनका ध्यान बढ़ गया और ये सो गए। अब कहते हैं जी सुबह उठे और मतलब ये उठे और सब कुछ हुआ, और जाके जब बातचीत हो रही थी मतलब सुबह होने के बाद, तो देखा कि ये इनके कज़न जो हैं शान, वो इनकी अपनी वालदा को ये सब बता रहे हैं कि रात में मैं ऐसे लेटा हुआ था और मेरे साथ ये हुआ, एक आदमी आया जो काले कपड़ों में था, वो ऐसा नज़र आया। तो ये कहते हैं जनाब कि मैंने उनको इंटरप्ट किया और बोला ये तो मेरे साथ भी हुआ था, और दोनों की सिमिलर स्टोरी थी कि लेटे हुए थे, पीछे से कोई आदमी आया, ऐसे नज़र आया, फिर वो उठे तो वो गायब हो गया पीछे हट के। तो क्योंकि इतनी सिमिलैरिटीज़ थी और इनको कंफर्म था, क्योंकि इन्होंने उठ के टाइम देखा था मोबाइल पे तो 3 बज रहे थे, तो ये सारी कोइंसिडेंसेस सेम थी, तो ये मामला हंसी में और बहस में इग्नोर हो गया कि शायद दोनों ने ख्वाब एक ही जैसा देख लिया और ये बातें कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं जनाब हमारा तो वैसे ही सोने का एक टाइम था और छत पे बैठने की भी एक सेटिंग थी, और तकरीब बिल्कुल ये लिखा है कि ठीक 9 दिन के बाद ये रात को छत पे लेटे हुए थे, बातें कर रहे थे और सिगरेट पीना चाह रहे थे, तो माचिस जलाई तो माचिस जले और एकदम से बुझ जाए, जैसे कि कोई फूंक मार के उसको बुझा रहा है। 4-5 दफ़ा के बाद इनके जो कज़न है शान, उन्होंने बोला कि किचन से जाके लाइटर ले लो
और हो सकता है माचिस गीली हो गई हो, कोई वजह है जिसकी वजह से एकदम से बुझ जाती है। तो ये नीचे उतरे और जब वापस आए कि उनके एक कज़न जो थे शान साहब, वो बिल्कुल ही डरे हुए एक तरफ सिमटे हुए बैठे हुए थे। और जब उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि जैसे ही तुम उतरे हो तो तुम्हारा जो तकिया है वो किसी ने बाकायदा उठा के खींचा है और उठा के दूसरी तरफ फेंक दिया छत के। बहरहाल वो थोड़े हाइपर हुए हुए थे और ये उनको कॉम डाउन करने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि वाकई छत की एक दूसरी तरफ एक तकिया जिस पे ये लेटे हुए थे वो पड़ा हुआ है। ये जब उठ के गए उसको उठाने तो देखा कि उस तकिए के ऊपर बाकायदा बड़े ऐसे बाल भी पड़े हुए हैं जो कि इन दोनों में से किसी के नहीं थे। बहरहाल ये वापस जब उसको उठा के लाए तो एक इनके कुत्ता जो है उसने अजीब तरीके से भौंकना शुरू कर दिया। और बस इसके बाद जो है हमने इन्हीं ने फैसला किया कि नीचे जाके कमरे में सो जाते हैं, ये छत वत का चक्कर छोड़ो। कहते हैं 2 दिन बाद इनके जो मामू हैं उनको शहर जाना था, शहर से बाहर जाना था किसी काम से। तो इनकी वापसी लेट नाइट थी ट्रेन से। तो इन दोनों को उन्होंने कह दिया कि कहा था कि मैं भावलपुर की ट्रेन से आऊँगा, तो जैसे ही मैं निकल रहा हूँ वहाँ से मैं तो बता दूँगा, तो तुम आके मुझे स्टेशन से ले जाना। क्योंकि ये जिस तरह रहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब ये जो जगह बताई है, तो वहाँ कोई बस वगैरह मिलती नहीं और वहाँ आने जाने वाली लोकल सवारी भी नहीं मिलती और रात को 1 बजे इनको पहुँचना था। तो फैसला ये हुआ कि ये कॉल करेंगे और उनको लेने चले जाएंगे। अब ये कहते हैं जी कि कॉल आई और ये उठे और अपने कज़न को उठाया। इन्होंने जो है गाड़ी स्टार्ट की और इनके जो कज़न शान साहब हैं वो गेट का लॉक खोलने गए। अब जब वैसे इनके घर में सेटअप ये था कि अब क्योंकि नीचे सो रहे थे तो घर पूरा ये लॉक करते थे, जो 4 दरवाजे थे, और सारे लोग एक कमरे में सोते थे जहाँ एसी चल रहा होता था। तो ये जनाब जब लॉक करके 10 बजे ऊपर जा चुके, मतलब घर में जा चुके थे, लेकिन जब शान साहब मेन गेट खोलने गए तो उन्होंने देखा कि ताला पहले से खुला हुआ है, जिसको देख के ये मतलब हैरत हुई कि मतलब ये कैसे हो गया। और एक शौक में चले गए कि ताला किसी ने खोला है, हमने तो लॉक कर दिया था 10 बजे, कोई घर में घुसा है या कुछ ऐसी बात के चक्कर में ये वापस घर में एंटर हो गए और ये भी गाड़ी से उतर गए, वो भी एंटर इनके साथ हो गए। अब ये बात अंदर घर में चल ही रही थी कि गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। इनको लगा कि गाड़ी शायद बाहर जो रखी थी वो लगाई थी, उसमें चाबी लगी रह गई है और जो चोर घुसा था घर में उसने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। तो इन्होंने बाकी लोगों को, घर वालों को उठाया और सब कोई हाथ में कोई चीज़ उठा के भागे नीचे की तरफ, उस तरफ गाड़ी की तरफ कि भाई ये कौन चोर है, वॉटेवर। वहाँ जब ये पहुँचे, इनके कहने पे जो आवाज़ इन दोनों ने सुनी थी कि गाड़ी मतलब स्टार्ट हुई, तो वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था, गाड़ी की चाबी भी नहीं लगी थी, गाड़ी भी बंद थी और वहाँ पहुँचते के साथ ही आवाज़ आना बंद हो चुकी थी। बहरहाल ये सब हैरत में एक बात चल रही थी कि तुम लोगों का शायद वहम था कि गाड़ी किसी ने स्टार्ट की, कि किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ें आना शुरू हो गई, जो कि सारे घर वालों ने एक साथ सुनी। अब ये सुनने के बाद ये बाकी जो पूरे मतलब 6 लोग थे, इन्होंने सब ने सुनी और जल्दी से भाग के ये अपने कमरे में गए और कमरे को अंदर से लॉक कर लिया और अपने पड़ोसियों को इन्होंने कॉल मिलाई कि शायद घर में कोई घुस आया है। पड़ोसी जो थे इनके बड़े अच्छे थे, वो फ़ौरन दीवार फलांग के ही घर में घुस आए और इधर उधर देखने के बाद इनके कमरे की विंडो को खटखटाया और बोला कि आप बाहर आ जाएं, घर में कोई नहीं है। इन्होंने जब घर वगैरह को सर्वे किया और सब कुछ किया तो कुछ भी नहीं था और बर्तनों की आवाज़ें और ये सब की जब स्टोरी बताई तो नेबर्स ने इनके कहा कि हम भी बाहर, हम जाग रहे थे, हम बाहर ही बैठे हुए थे, बर्तनों की कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन हमारा जो कुत्ता था वो बार बार इसी डायरेक्शन में दीवार की तरफ जा रहा था और भौंके जा रहा था अजीब तरीके से, जिसको पकड़ पकड़ के हम साइड पे किए जा रहे थे। जिसके बाद आपकी कॉल आ गई और फिर हम आ गए। अब ये सारा कुछ चेक करने के चक्कर में जो है घर वालों के बर्तन वगैरह सब किया तो वो सब अपनी जगह थी, लेकिन मामू जो थे काफ़ी गुस्से हो चुके थे क्योंकि वो स्टेशन पे इनका इंतज़ार कर रहे थे। बहरहाल ये दोनों गाड़ी निकाल के उनके पास पहुँचे और फिर देर की वजह बताई तो उनको शदीद गुस्सा आया कि तुम लोग सब वहम है और ये किस तरह की बेवकूफ़ी की बातें। और घर जाके उन्होंने खुद चारों दरवाजे, छत का, नीचे वगैरह का, सारे खुद लॉक किए और
ये सारी बातें कि दरवाज़ा खुला हुआ था और ये वो सब कहा कि तुम्हारा वहम था और लॉक करना भूल गए, और इस तरह की बातें करके सबको बाहर कमरे में एसी वाले में गए और सो गए। अब ये कहते हैं कि सुबह तकरीबन 7 बजे इन्हीं के मामू ने इनको और इनके कज़न शान को उठाया और बाहर बुला लिया। बाहर आते ही मामू की तरफ देखा तो वो काफ़ी विजिबली परेशान लग रहे थे, और उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि आधे घंटे पहले इस कमरे पे नॉक हुई, जिस पे मैं उठा और मैंने जाके देखा कि दूध वाला जो हमारा है, जो कि साला साल से आता है, वो घर के अंदर हमारे बेडरूम का दरवाज़ा खटखटा रहा है। जिस पर मैं बड़ा गुस्सा हुआ कि तुम अंदर कैसे आए। तो उसने कहा कि दरवाज़ा खुला हुआ था और मैं हैरत से पहले खटखटाता रहा आपको कि आप आएंगे दूध वगैरह लेने, लेकिन आप आए नहीं। तो मुझे हैरत हुई कि मतलब कोई आया क्यों नहीं, और दरवाज़ा खुला है, तो मैं अंदर चला गया। यहाँ आके फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद यहाँ कोई है, तो मैंने ये कमरा नॉक किया, जिस पे पता चला कि आप अंदर सो रहे थे। अब मामू हैरत में आ चुके थे कि मतलब मैंने खुद लॉक किए सारे दरवाजे, और सारे दरवाजे खुले थे, इवन छत का भी खुला हुआ था। ये तो मतलब बात हो गई और सब चले गए। इस इंसिडेंट के बाद पूरा घर चेक करने के बाद जब एहसास हुआ कि मतलब सब कुछ बंद करने के बाद और चाबी अपने पास रख के सोने के बावजूद सारे दरवाजे खुले हुए थे, तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि कुछ मामला टेढ़ा है। इन्होंने जाके अपने मतलब पादरी को बुलाया, और ये उनके फादर होते हैं, उनको बुलाया। उन्होंने आके कुछ यहाँ पे मतलब देखा पढ़ा, तो उनको एहसास हुआ कि कुछ इन लोगों पे हुआ हुआ है, कि वो जो मौलवी टाइप आदमी एक आया था, वो कुछ जो भी कर रहा था उसने इनके ऊपर कुछ किया है। और इनको फिर उन्होंने कहा कि बस खुदा को याद करते रहो और इस तरह की दुआएं करते रहो, वरना यहाँ पे मतलब ताकि कुछ बुराई ना आए। और ये कहते हैं कि ये करने के बाद हालात इनके घर के ठीक हो गए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अगली स्टोरी आ रही है साद साहब की। साद साहब खैरपुर के रहने वाले हैं। इनके जो भांजे हैं वो हैदराबाद के रहने वाले हैं, और ये उनकी स्टोरी बेसिकली ये बता रहे हैं कि 2015 के अंदर इनके जो भांजे हारिस, उनकी उम्र 5 साल थी, और ये छुट्टियों में इनके घर आए हुए थे। तो ऑब्वियसली अपनी ननियाल इनकी बहन आई हुई थी, तो ये साथ आए हुए थे। तो बहरहाल ये सहन में थे, और क्या कहते हैं, साथ साथ बैठे हुए थे और देख रहे थे कि हारिस आता है और उसके हाथ में कोई सब्जी या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, और वो एक तरफ चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद इन्होंने नोटिस किया कि फिर हारिस जो है वो किचन से कुछ उठा के या कहीं और से कहीं सब्जी उठा के चल पड़ा और कहीं चला गया। अब ये 2 दफ़ा नोटिस करने के बाद इनको पहले ख्याल आ रहा था कि शायद किसी ने मंगाया हो या कुछ हो, लेकिन ऑड लगने लगा। फिर तीसरी दफ़ा जब वो नज़र आया तो ये उसके पीछे पीछे चल पड़े, और पीछा करते हुए ये पहुंचे तो सहन में एक रास्ता, एक स्टोर था जहाँ पे सामान इनका पड़ा हुआ था। तो वो वहाँ जा रहा था, जिस पे इन्होंने उसको आवाज़ दी कि कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा कि मैं, इशारा करके कि मैं इनको ये सब्जियाँ देने जा रहा हूँ। तो उसने पूछा कौन, क्यों। तो उसने कहा कि ये जो बैठे हैं ये मुझसे कहा कि मुझे कुछ खाने को ला के दो, और वो खाने को मांग रहे थे, तो वो मैं उनके लिए ये लेके आया हूँ। और वो इशारतन पूरे वक्त इस डिस्कशन में वो एक तरफ इशारा कर रहा था और बात कर रहा था जैसे वहाँ कोई मौजूद है। बहरहाल वहाँ कोई था नहीं। इन्होंने बाहर बच्चे को थोड़ा सा पीछे की तरफ मतलब स्टोर से बाहर निकाला और थोड़ा पूछने लगे कि ये आखिर ये क्या माजरा है। तो जिस पे उसने कहा कि 1-2 दिन पहले ये जब मतलब घर में आए थे तो ये मतलब सहन में खेल रहे थे, तो इनको स्टोर में से एक आवाज़ आई जिसमें एक आदमी, जब ये गया पूछता हुआ कि मतलब इसके नाम से कोई पुकार रहा है, ये स्टोर में गए तो एक आदमी बैठा हुआ था। उसने इनसे बातचीत की और कहा कि मुझे कुछ खाने को ला के दो, जिस पे इन्होंने फिर जाके किचन में जो मिला वो ला के उसको दे दिया और वो खा गया फ़ौरन। और बातचीत होने लगी और इनकी एक अच्छी मतलब बच्चे की उस आदमी से दोस्ती हो गई। बहरहाल अगले दिन थोड़ी और बातें हुई। उस आदमी ने इनको कहा कि मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊं। तो बच्चे ने कहा चलो आप दिखा दो। तो वो एक आदमी नुमा ही शेप में आया, लेकिन पूरे जिस्म पे उसके मुंह से लेके पैर तक बाल ही बाल थे।
जिसको देख के मतलब बच्चा डरा नहीं, क्योंकि उससे एक अच्छी बातचीत हो गई थी और इस तरह ये एक सिलसिला शुरू हो गया। और जब इन्होंने पूछा कि वो अच्छा ये आदमी जो है रहता कहाँ है, तो उसने एक खाली बैग की तरफ इशारा किया कि एक लगेज का बैग रखा था कोने में, कि ये इसके अंदर रहता है और मुझसे इसकी अच्छी बातचीत है। जिसपे अब इन्होंने ये सब सुनने के बाद साद साहब ने हारिस को डांटा और कहा कि अब तुम कभी स्टोर के अंदर या बाहर नहीं आओगे। बहरहाल ये डांट के उनको उधर से अलहदा किया और इसके बाद कुछ दिन के बाद ही हारिस वापस हैदराबाद चला गया। बहरहाल वक्त गुजरा, दोबारा उसकी छुट्टियां आई स्कूल वगैरह की, फिर वो आ गए खैरपुर। तो वहाँ आने के बाद ऐसी जब बात छिड़ी तो बच्चे ने अपने मामू को कहा कि वो आदमी अभी भी मुझसे मिलने आता है और छत पे मैं जब जाता हूँ तो वहाँ बेरी के पेड़ के नीचे, मतलब शाख के नीचे उसकी बैठा होता है और मुझसे मतलब जहाँ भी मैं जाता हूँ वो मुझसे मिलने ज़रूर आता है। और बताने लगा कि वो अब उसके बाल भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वो बूढ़ा हो गया और ये सारी बातें। अब ये सब सुनने के बाद ये घबराना शुरू हो गए कि आखिर क्या चीज़ है जो बच्चे के पीछे पड़ गई है। और फौरन सबको बता कि ये घर वालों को के साथ उसको एक शाह साहब के पास लेके गए। उन्होंने एकदम उस पर दम वगैरह किया और उसके बाद से बच्चे को वो चीज़ नज़र आना बंद हो गई। अब ये स्टोरी जो थी ये साद साहब ने भेजी थी अपने भांजे के पास, लेकिन अब वही बात है कि कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं, और कभी कभी बच्चे सच्ची बोल लेते हैं और इमेजिनरी फ्रेंड नहीं होता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी। अब जो कहानी आ रही है, हमारे लिखने वाले अनोनिमस रहना चाहते हैं और ये कहते हैं कि जब ये बहरीन गए, और वो क्यों गए कि ग्रेजुएशन के बाद ये इनके एक दोस्त होते हैं बहरीन में, उन्होंने इन पे बहुत इसरार किया कि मैं तुम्हारी जॉब कराता हूँ और तुम बस आ जाओ। तो ये वीज़ा लगते ही फ़ौरन पहुँच गए। अब इनके दोस्त जो थे वो किम्स हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करते थे और इनके लिए उन्होंने बात करके रखी हुई थी कि एक लड़का था जो जाने वाला था और उसके जाते के साथ ही इनको ज्वाइन करना था उसकी जगह पर। हुआ कुछ यूं कि ये हमारे दोस्त वहाँ पहुँच गए और वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि अभी उस लड़के के जाने में अभी 1 से 2 महीने या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और ये एक आज़ाद वीज़े या किस तरह की चीज़ पे पहुँचे हुए थे और मुस्तकिल अपने दोस्त के घर पे पड़े हुए थे। वो आता था नौकरी से वापस तो रात का कोई एक, कभी कभी 12-1 बज रहा होता था, थोड़ा जल्दी आ जाता था। और इसी तरह बकौल इनके घर पे पड़े पड़े ये बेजार हो चुके थे और हाल ये हो गया था कि अब दिन नहीं गुजर रहे थे। इसने अपने दोस्त से लिखने वाले ने अपने दोस्त से जो है वो मतलब गुजारिश की, प्रेशराइज किया, ये कह के कि अब घर पे बैठा नहीं जा रहा भाई, और जो कर सकता था कर लिया, अब निकलना है यहाँ से, कुछ काम दो, कुछ भी मतलब करा दो, वरना मैं तो वापस चला जाऊँगा, मैं पागल हो जाऊँगा। तो इस सूरत हाल की वजह से दोस्त ने इनको कहा कि तुम 2-3 दिन सब्र करो, मैं ज़रा ढूंढता हूँ। उस दोस्त वापस आया और 2 नौकरी से 1 दिन तो उसने कहा कि भाई एक मेरे पास काम निकला है कि एक अरबी आदमी की बहन है, उनको अपने भाई की रखवाली करनी है, वो बीमार है और बेड पे है और आपने सिर्फ रात की शिफ्ट में वहाँ जाकर रुकना है। तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि ठीक है मैं तैयार हूँ, कोई काम तो है, कुछ तो है। अब ये बात तय हुई और अगले दिन ये उस एड्रेस पे पहुँच गए और वहाँ जाके एक खातून से मिले जो कि जिन्होंने बताया कि भाई वो उनके भाई हैं और वो 30-35 साल की उम्र के हैं और बेड रिडन हैं, यानी कि हिलते जुलते नहीं है, बस बेड पे ही रहते हैं। और सुबह भी एक शिफ्ट में 2 लोग आते हैं और रात की शिफ्ट में भी 2 लोग उसके साथ बैठ के मतलब रात गुजारते हैं। वो बिल्कुल ही मतलब वो सोता रहता है और वो कुछ नहीं करता, और आपने वहाँ सिर्फ रात गुजारनी है क्योंकि एक नर्स आपके साथ होगी जो कि उसको उसकी देखभाल असल करेगी। आपने रात रुकने के अलावा कुछ भी नहीं करना। अब इस बारे में हमारे लिखने वाले सोच ही रहे थे कि उसने कहा कि पर डे में 15 बहरीनी दिनार
दूंगी, जो कि रोज़ाना आपको कैश में दे दिया जाएगा। ये सुनने के बाद एक आदमी जो कि जॉबलेस हो या कुछ, आप समझ सकते हैं कि 15 बहरीनी दिनार, इस तरह के सिचुएशन, बहुत बड़ी रकम होती है और वो भी डेली का हिसाब, जो इन्होंने हामी भर ली। उन्होंने ये अपने घर चले गए और एज़ पर उन खातून के इंस्ट्रक्शंस ये क्या कहते हैं, रात को, मतलब दिन को सोए ताकि रात भर जाग सकें। अब ये वहाँ जब पहुँचे तो घर में एंटर हुए तो बड़ा आलीशान घर था और घर के अंदर 2 इमारतें बनी हुई थीं। एक पहली इमारत थी, उसकी 2-4 मिनट की मुश्किल से वॉक पे दूसरी एक इमारत थी जिसकी तरफ इनको लेके जाया गया। साथ में जो थी उनकी एक नर्स थी जिनका नाम दीवा था और उनका काम था कि जो मेडिकल नीड्स उस आदमी की हैं वो देखेंगी। इन्होंने सिर्फ उस कमरे में रहना है इन केस ऑफ वट एवर इमरजेंसी। अब ये उधर पहुँचे तो उस बिल्डिंग में जब एंटर हुए तो वो एक गेस्ट हाउस था जिसमें 5-6 कमरे थे, लेकिन वो सारे बंद थे एक कमरे के अलावा। और फिर ये वहाँ जब एंटर हुए तो इन्होंने देखा कि एक हॉल नुमा कमरा है जहाँ एक तरफ जो है 2 कुर्सियाँ और एक टेबल है जिस पे कुछ अरबी किताबें पड़ी हुई हैं, और दूसरी तरफ एक छोटा बेड है और उससे थोड़ा और साइड पे एक बड़ा बेड है जिस पे एक आदमी लेटा हुआ है। ये उस आदमी के पास जब गए तो इन्होंने देखा कि वो बिल्कुल ही एक हड्डियों के ढांचे नुमा आदमी था। मतलब ऐसा लग रहा था उसमें से सब कुछ निचोड़ के निकाल लिया गया है, खून तक ना हो, पीला वो पड़ा हुआ था और आंखें उसकी बंद हुई हुई थी। और इस हालत की वजह से ऐसा लग रहा था आंखें उबल के उसकी मतलब अलग से गोल नज़र आ रही थी, बाहर निकली हुई। उस बहरहाल आदमी की आंखें बंद थीं और वो ऐसी हालत में था कि लग रहा था कि वो बेहोश है और वे एक तरफ पड़ा हुआ था। उस बेड के पास एक स्ट्रेचर भी था, बहरहाल उसी पे उसको लाया गया होगा और इससे ज़्यादा वहाँ कुछ भी नहीं था। इनको ये सब जब उस आदमी के करीब गए तो इन्होंने देखा कि यूरिन बैग वगैरह भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये आदमी काफ़ी अरसे से इसी कंडीशन में है। उसके बाद इनकी जो मैडम जो इनको साथ लेके आई थी, बेसिकली वो अरबी खातून जो इस आदमी की बहन थी, उन्होंने कहा कि भाई सुबह नाश्ता आ जाएगा आपके पास 7 बजे तक और उसके बाद आपकी शिफ्ट ख़त्म हो जाएगी और आप घर चले जाइएगा और रात में आपने यहीं रहना है और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक फ़ोन लगा हुआ है उस पर आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। और वो ये बोल के चली गई। जो नर्स थी इसके बाद वो अपने काम में लग गई और वो ड्रिप लगा रही हैं और इंजेक्शन वगैरह कुछ देख रही हैं और ये एक तरफ बैठ गए और इसी तरह बैठे बैठे मोबाइल देखते हुए, चीज़ें देखते हुए इनका वक्त गुज़रा और इसी तरह एक रात इनकी गुज़र गई। अब ये कहते हैं कि जनाब अगले दिन मतलब ये जाने लगे तो फिर वो मैडम ने पूछा, सब ठीक रहा, सब बातचीत हुई, इनको पैसे दिए गए और ये वही सारी बातें कि भाई टाइम पे आना और सब कुछ। और ये बात भी कि अगर कोई पहले आ जाए तो वो कमरे में नहीं जाएगा, साथ दोनों जाएंगे, अकेले कोई जाके वहाँ नहीं बैठेगा। ये भी एक तय हो गई बात और उसके बाद ये अपने 15 दिनार लेके घर चले गए। इसी तरीके से बड़े आराम से ये एक हफ्ता ऑलमोस्ट गुजर गया जिसमें ये बैठे हुए होते थे कुर्सी पे और अब क्या कहते हैं बस मोबाइल में लगे हुए, किसी चीज़ में लगे हुए हैं और वक्त निकल जाता था। अब जुम्मे का दिन आया और रात को ये ठीक से सो नहीं पाए क्योंकि इनको सुबह जब ये घर गए तो ये जुम्मे की वजह से नहीं सो पाए और जुम्मा वगैरह पढ़ने के बाद जब सोने को लेटे तो नींद पूरी नहीं हुई और उसके बाद यहाँ पे ये आ गए। अब ये कह रहे हैं कि इस दिन पहले से नर्स दीवा साहब मौजूद थी और इनका इंतज़ार हो रहा था। ये वहाँ पहुँचे और दोनों वहाँ कमरे की तरफ गेस्ट हाउस में चले गए। वहाँ जाके उस बेसिकली नर्स ने इनको, उस आदमी को ड्रिप वगैरह लगाया और ये कुर्सी पे बैठ के मोबाइल इस्तेमाल करने लगे और थोड़ी बहुत आगे पीछे बातें करके थोड़ा सा टाइम पास किया। और रात के 2 बजे इनकी मतलब एक शदीद किस्म की हालत हुई भी थी क्योंकि सो नहीं पाए थे सही से और ये सिर्फ उस आदमी को ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि जो कि इनको हफ्ता हो चुका था, उसको हिलते हुए भी नहीं इन्होंने देखा था, हत्ता कि आँख को भी हिलाते हुए नहीं देखा और वो एक ही जगह ऐसे ही पड़ा हुआ था। 2 बजे के करीब उस नर्स ने इनको कहा कि तुम उस छोटे बेड पे जाके लेट जाओ
और मतलब सो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और वो अपने मोबाइल में लगी रही और ये बिल्कुल उठ के जाके बेड पे लेटे। अब ये कह रहे हैं मैं करवट से लेटा, तो ऑल्दो दोनों बेड्स में फासला था, लेकिन ये करवट उस आदमी की तरफ मुंह करके लेट गए। अब कहते हैं आंख मेरी बंद हुई और वैसे ही मैंने देखा कि मैं एकदम से मेरी दोबारा आंख खुली तो वो आदमी उठ के बैठा हुआ है, उसकी आंखें पूरी स्याह हैं और उसका मुंह भी जो है स्याह हुआ है और वो चीख रहा है जिसकी आवाज़ इनको आ नहीं रही। एकदम से झुंझुला के उठे तो देखा ये ख्वाब देख रहे थे और इस ख्वाब के अंदर इस अजीब से मंज़र को देख के ये बिल्कुल ही इनकी होश उड़ गए थे। और जब इन्होंने उठ के बैठे और उस सिचुएशन से निकल के देखा तो उस वक्त दीवा जो थी वो वॉशरूम से निकल रही थी और इनको अजीब सी हालत देख के उसने पूछा तुम्हें क्या हुआ, तो इन्होंने बताया कि मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है। और जिसको देखते ही उस नर्स ने इनको मना कर दिया कि भाई तुम तो डर गए हो, मुझे मत डराना, इसलिए प्लीज़ मुझे नहीं बताना। तो ये बात वहीं पे दब गई और ये ख्वाब डिस्कस नहीं हुआ और ये सोचते रहे कि शायद उस जगह उस आदमी के सामने सोने की वजह से मैंने ये ख्वाब देखा और ये बात रफा दफा हुई। और इसी तरीके से 3 दिन गुजर गए। मामूल के मुताबिक ये ड्यूटी पर आए और उन्हीं खातून नर्स ने अपना काम किया और ये कुर्सी पे बैठे हुए थे कि इन्होंने मतलब ऐसे पूछा कि इस आदमी के टेस्ट वगैरह की डिस्कशन होती रहती है, हमने देखा भी सुना भी, इसमें वैसे तो कोई बीमारी वगैरह तो कुछ ऐसा सच नज़र नहीं आ रही, तो इसको हुआ क्या है। ये बात जब हुई तो दीवा ने बोला कि सुबह वाली नर्स ने मुझे कहा, जब मैंने उससे यही सवाल पूछा था कि इस आदमी पे किसी ने काला जादू कराया हुआ है जिसकी वजह से इसका ये हशर हुआ हुआ है, वैसे ये ठीक था। अब ये सुनने के बाद एक सन्नाटा छा गया और ये ख़ुद परेशान हो गए और इनको डर भी लगने लगा कि आखिर ये मतलब ये क्या हो गया, और मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। अब ये सब हिसाब किताब या बातचीत होने के बाद एकदम से एक नॉकिंग की आवाज़ आना शुरू हुई। अब नॉकिंग की आवाज़ कहाँ से आ रही थी, पहले इधर उधर देखते रहे और दीवा की भी दूसरी तरफ वो भी देख रही हैं इधर उधर देख रही के, लेकिन समझ में ना आया। और हाल ये था कि अब डर चुके थे दोनों और रात भी काफ़ी थी और इस घर में, इस गेस्ट हाउस में इस वक्त सिर्फ 3 लोग थे, ये दीवा और वो मरीज़, और बाकी 5 कमरे इसके लॉक थे। अब ये थोड़ी देर के लिए नॉकिंग जब रुकी तो नीने सुकून का सांस लिया, फिर ऐसे आवाज़ आने लगी नॉकिंग की जैसे कि बराबर वाले बंद कमरे में से कोई खटखटा रहा है। अब ये कहते हैं कि बस हालत बिल्कुल ही अजीब हो गई थी आवाज़ सुनते सुनते कि अल्लाह का बिल्कुल शुक्र है कि एकदम से फजर की अजान की आवाज़ आई और वो नॉकिंग रुक गई और वो जो खौफ एकदम से इन पे तारी हुआ था वो ख़त्म हो गया। थोड़ी देर के बाद मेड जो हैं वो नाश्ता वगैरह लेके आई और इन्हें नाश्ता वगैरह खाने के बाद शिफ्ट ख़त्म करते ही सीधा मैडम के पास जाके ये बात की कि रात भर ऐसे कोई नॉकिंग कर रहा था जबकि पूरा घर बंद पड़ा हुआ है। मैडम ने इनकी वो बात को टाला और बोला कि करीब में एक जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है और उसकी वजह से कोई आवाज़ गूंजती भी आई होगी और तुम लोगों को लगा कि कहीं नॉकिंग हो रही है। और ये जानते थे बाखूबी क्योंकि ये आते हैं और मतलब पैदल मतलब देखते हुए, तो वहाँ कहीं करीब में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बहरहाल मैडम ने 15 की जगह 20 दिनार इनको दिए और बोला कि तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और इस वजह से ये खामोशी से चले गए। 2 दिन मज़ीद गुजरे और नॉकिंग वक्फा वो खटखटाने की वो आवाज़ें आती रहीं, लेकिन इन्होंने अपने आप को तसल्ली दी भी थी कहीं ये कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसकी आवाज़ है। अब मामूल के मुताबिक पहुँचे, सब कुछ चल रहा था, ड्रिप वगैरह लग चुकी थी, सब मोबाइल में लगे हुए थे कि 1:30 बजे रात को एक विस्परिंग की आवाज़ आने लगी। एक ऐसी आवाज़ जो कि जिस समझ में नहीं आ रही वो क्या बोल रहा है, जो भी वो विस्पर कर रहा है, लेकिन बस ये पता है कि वो कोई तेज़ी से बात कर रहा है, इतनी तेज़ी से कि समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने जब इधर उधर देखा तो दीवा साहिबा जो थी वो हैंड्स फ्री लगा के
अपने मोबाइल पे लगी हुई थी। तो उनको तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, इन्होंने उसको इशारा किया, उसको मुतवज्जा करके बोला कि भाई ये हैंड्स फ्री उतारें, और फिर पूछा कि ये आवाज़ तुमने सुनी? तो उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं सुना, ये तो हैंड्स फ्री लगे हुए थे। अब यहाँ वहाँ कुछ देख रहे थे कि एकदम से दोबारा आवाज़ आने लगी। तो ये आवाज़ इनको लगा कि कमरे से बाहर आ रही है, तो उस नर्स को छोड़ के ये कमरे से बाहर झांकने गए। तो बाहर ऐसा लगा कि बाहर कुछ नहीं था, और फिर आवाज़ एकदम से वो तेज़ हो गई और कमरे के अंदर से आने लगी, जिस पे ये जब मुड़े तो देखा कि दीवा जो है वो बहुत खौफजदा अपनी कुर्सी पे बैठी हुई है और उस आदमी की तरफ इशारा कर रही हैं। जब ये अंदर थोड़ा सा बढ़े और इन्होंने उस आदमी की तरफ देखा, तो इतने दिनों में उस आदमी ने कभी हरकत नहीं की थी, लेकिन आज उसने अपना सर ऊंचा किया हुआ था खाली बेड से, और वह बाकी जिस्म उसका बेड पे ही वैसे ही सुत पड़ा हुआ था, और वो मुंह तेज़ी तेज़ी हिला रहा था, जबकि उसकी आंखें बिल्कुल बंद थीं और उसके मुंह से ये विस्परिंग और खुसर फुसर जैसी आवाज़ें निकल रही थी। इस कदर खौफनाक माहौल हो चुका था कि वो और दीवा दोनों बाहर की जानिब निकले तो देखा गेस्ट हाउस के अंदर एक औरत और दो आदमी एंटर हुए। जो जल्दी से ऊपर इनकी तरफ आए तो देखा कि मैडम थी, यानी इनकी उस आदमी की बहन, और उसके साथ दो शेख या मौलवी थे। पता ये लगा कि ये वो आदमी हैं जो कि इस आदमी का इलाज कर रहे हैं, और वो इनको सबको साथ लेके वापस चलने को कहा, जिस पे इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये बाहर निकले अकेले। दीवा कमरे से बाहर रही, ये सारे एंटर हुए तो देखा कि आदमी अब वो खड़ा हुआ है, लेकिन झुक के खड़ा हुआ है और सर उसका नीचे की तरफ लटक रहा है, और वो तेज़ी से कुछ बोल रहा है और तेज़ी तेज़ी कुछ आवाज़ें विस्परिंग की कर रहा है। उनमें से एक आदमी ने जल्दी से आगे बढ़ के उस बंदे के इर्द गिर्द, उस मरीज़ के इर्द गिर्द एक दायरा बनाया और एक पानी, पड़ा हुआ पानी उसके ऊपर छिड़का। अब जैसे ही उस पे वो पड़ा हुआ पानी छिड़का गया, वो आदमी जो था वो अब जो भी बोल रहा था, विस्पर कर रहा था, वो चुप हो गया, और उसने बड़े साफ साफ अल्फाज में अरबी में एक बात दोहराना शुरू की, अल मौत अल यौम। अब वो बहुत साफ अल्फाज में ये बात दोहराई जा रहा था, उसकी आंखें बंद थीं और बार बार वो कहता रहता था अल मौत अल यौम। जो दो शेख इसके इलाज कर रहे थे, वो उनमें से एक कुछ पढ़ रहा था, और उसने दोबारा इन पे जब पानी मारा तो वो चुप हो गया, जिस पे दूसरे शेख ने इशारा किया कि आप लोग बाहर चले जाएं, और हम ये सब मैडम और ये खुद बाहर आ गए। अब ये बाहर आके खड़े हुए, दीवा पहले से खड़ी हुई थी खौफजदा, और कुछ देर के बाद वो शेख बाहर आया और उसने इनकी मैडम को, यानी उस आदमी की बहन को बोला कि वो मान गया है, और मैडम ने इस बहुत चेहरे पे उनकी खुशी आई और किसी को एक फ़ोन मिलाया और सब जो है वो नीचे की तरफ चल पड़े। अब जब गेस्ट हाउस से बाहर निकले तो देखा कि एक मेड जो है इनके घर की, वो एक काला बकरा लेके आ रही है, और वो सीधा मैडम के पास गई। मैडम ने कुछ उससे बात की और उतनी देर में देखा कि वो जो दोनों शेख थे उस मरीज़ को स्ट्रेचर पे लिए बाहर आ रहे हैं, जो कि उठाना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो बेचारा इतना ज़यीफ़ हो चुका था मर्ज़ में कि उसको हिलाना जुलाना मसला ही नहीं था। वो स्ट्रेचर लेटे लेटे उसको बाहर लाया गया, और जिस पे एक शेख ने कुछ पढ़ना शुरू किया तो वो वाइब्रेट करना शुरू हो गया उस स्ट्रेचर पे लेटे लेटे। इसकी वाइब्रेशन को ये देख ही रहे थे कि दूसरे शेख ने एक उस काले बकरे को ज़िबा कर दिया। ज़िबा करते ही, छुरी फेरते ही वो आदमी उठ के बैठ गया और उसने अपनी आंखें खोली, मैडम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए एक अजीब सी हंसी हंसा, जो कि सुनने में इंतहाई शैतानी थी, और उसकी एक आंखों में, उसके चेहरे पे एक खुशी थी जो कि अजीब किस्म की खौफनाक सी लग रही थी। उसने अपनी बहन को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा, हंसते हुए, और एकदम से बेहोश होकर वापस गिर गया। शेख साहब मुस्कुराते हुए मैडम के पास गए और उनको मुबारकबाद दी, और उन्होंने उनको इशारा किया कि इसको अंदर घर में, अब मेन घर में ले जाओ और हमें
उसी वक्त फजर की अजान की आवाज़ सुनाई दी। मैडम ने खुशी खुशी इनको यानी लिखने वाले को और दीवा यानी उस नर्स को 200 दिनार दिए और बोला जाओ अब मैं खुद इसकी देखभाल कर लूँगी। ये दोनों इंतहाई डर चुके थे और लेकिन 200 दिनार हाथ में होने की वजह से कुछ अलग ही कैफियत इन पे तारी थी और ये घर से बाहर निकले अजीब डरे हुए और खुश हालत में। बहरहाल अगला दिन गुजरा, ये तो पैसे आए हुए, एक पार्टी चल रही थी दोस्त वगैरह के साथ। तो रात में कॉल आई दीवा की, जिसको उठा के ये बड़ी हैरत से कि ये क्यों मुझे कॉल करी है। इन्होंने उठाया तो उसने कहा कि वो आदमी जिसकी हम देखभाल के लिए रखे गए थे वो आज सुबह मर चुका है। ये सुन के ये हिल गए और पूछा नमाज जनाजा का और बोला कि वो सब हो चुकी है। उसकी हालत याद करके इनकी रूह कांप गई डर के मारे और वो आदमी का सिलसिला ख़त्म हुआ। इन्होंने कुछ रिसर्च की और कुछ बुजुर्गानों से बात की इसके बाद लिखने वाले ने, और कहते हैं कि तरीक़ेकार यही वारदात का होता है कि जब किसी चीज़ बंदे के साथ इस तरह अजियतनाक कुछ करना होता है तो कोई किसी मखलूक को काबू करता है किसी वीराने में जाके और उसको किसी आदमी में मुसल्लत करता है। इसी तरीके से अगर कोई शरीर किस्म की चीज़ ढूंढी जाती है जो कि अगले को तकलीफ़ दे, लेकिन जो ज़्यादा पावरफुल अमल किए जाते हैं उसमें इस तरह की एक चीज़ नहीं होती। एक पूरा कबीला जमा किया जाता है, उसको भेजा जाता है कि अगर एक को अगर भगा दिया जाए तो उसकी जगह दूसरा लेने के लिए तैयार बैठा हो। बहरहाल, थैंक यू फॉर राइटिंग दिस इन एंड सेंडिंग अस दिस स्टोरी। तो ये था एपिसोड 130 आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और COC का आपको बताया कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज़, वो ज़रूर देखिएगा, उस पर अपने कमेंट्स डालिएगा। एंड अगर कोई साहब अंग्रेज़ी में ऑडियो पे स्टोरी अपनी भेजना चाहते हैं तो प्लीज़ डू, हम उसको ऑडियो को एडिट करके लॉस्ट टेप बना देंगे। खैर, दैट्स समथिंग दैट रिमेन्स टू बी सीन। दिस वाज 130। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।